सभी को नमस्कार। आज इस प्लैनेट टॉक एजुकेशन सीरीज जिसमें हम भविष्य की शिक्षा, फ्यूचर ऑफ एजुकेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन फ्यूचर ऑफ एजुकेशन पर चर्चा कर रहे हैं। विभिन्न शिक्षा के लोग जो शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनके हम अनुभव साझा कर रहे हैं और पृथ्वीकुल जो एप्लीकेशन है उसमें किस प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देखते हुए बदलाव किए जाएं, ऐसे सभी लोगों के हम इस प्लैनेट टॉक शो में सजेशंस ले रहे हैं। आज हमारे साथ बड़ा एक गौरवान्वित समय है कि हम लोगों के साथ आज भैरव सिंह कार्की जी इस प्लैनेट टॉक में जुड़े हैं। आपकी शिक्षा बीए डीएलएड और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, आपको 37 वर्ष का शिक्षा का अनुभव है। मतलब अगर देखा जाए तो हमारी एज से भी ज्यादा इनको शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव है। और आप पहाड़ी क्षेत्र अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में सरस्वती शिशु मंदिर जीवन धाम के प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं। भैरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है कि अभी पूर्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 34 वर्ष बाद भारत की एक नई शिक्षा पर काम हुआ और वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 2020 मोदी सरकार द्वारा, कैबिनेट द्वारा उसको पास किया गया और वर्तमान में उसके इम्प्लीमेंटेशन, उसका विद्यालयों में इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, उसके ऊपर देश भर में आज एक चर्चा का विषय बना भी हुआ है। आपसे मेरा पहला प्रश्न इसी संदर्भ में है कि आपको प्रारंभिक शिक्षा में इतना 37 वर्ष का अनुभव है, आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो बदलाव आपको दिख रहा है कि इस शिक्षा नीति से होने वाला है, सबसे मुख्य बदलाव आपको कौन सा दिख रहा है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, श्री भैरव जी? इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में से लागू हो गई है, इसमें सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो सकारात्मक है, देश के हित में है। ये शिक्षा घर घर की रोशनी बनेगी, घर घर में दीप जलेगा शिक्षा का, और बहुत महत्वपूर्ण कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है। और ये बहुत अच्छा है कि हम शिशुओं को जो देश का भविष्य है हमारा, उसको हम ठीक प्रकार से शिक्षण, आज के शिक्षा जो बदलता हुआ परिवेश है उसके तहत जो है उनको हम ठीक प्रकार से आगे कर पाएंगे, देश का भविष्य ठीक प्रकार से बना पाएंगे, ऐसा उसमें लक्षण दिखाई पड़ता है। उसमें बहुत अच्छा एक निर्णय लिया है कि जो मातृभाषा है का विषय है, वो मातृभाषा का विषय बहुत अच्छा लिया, जिसके कारण जो है जो हमारे संस्कारक्षम शिक्षा है, जिसके तहत हमारी जो राष्ट्रीय मान जो कंप्यूटर शिक्षा आई, और आज हम स्मार्टफोन के द्वारा हम बच्चों को शिक्षित कर पा रहे हैं। इसके संदर्भ में परसों अभी माननीय संगठन मंत्री जी हमारे बीच में आए थे जी, और उनके साथ हम 3-4 वर्ष पहले भी बैठे थे। उन्होंने कह दिया था कि भविष्य के लिए हमको तैयार होना पड़ेगा और हमारी शिक्षा में भारी परिवर्तन होने वाला है। ये भविष्यवाणी भी उनके सफल हुई, और ऐसा लगता है कि इस समय हम जो पहले से ही तैयार हमको कर दिया गया था, तो आज इस परिवेश में हम अपने शिक्षा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो रही है, उसमें हम सक्षम होने जा रहे हैं। और आवश्यकता इस बात की है कि हम उस शिक्षा नीति के तहत जो व्यावसायिक शिक्षा है उसमें भी हम विशेष रूप से उसको जोड़ पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और जो छोटे शिशु की जो शिक्षा है, पहले अध्यापक केंद्रीय शिक्षा थी, अब आज बाल केंद्रीय शिक्षा है। तो बाल केंद्रीय शिक्षा के लिए हमें अध्यापकों को बहुत अच्छा प्रशिक्षण देना पड़ेगा, समय समय पर उनको अच्छे से, मतलब विषयों के प्रकार अच्छे से ठीक प्रकार से हम उनको शिक्षित कर पाएं, प्रशिक्षित कर पाएं, तो हम तभी इस शिक्षा नीति को आगे कर पाएंगे और अच्छे हमको इसके परिणाम भी हमारे सामने आएंगे। और संस्कार, जैसे मैंने कहा, बिना संस्कारों के हम
इससे कोई भी शिक्षा नीति आएगी, वो जैसे 1835 में लॉर्ड मैकाले यहाँ आ गए थे और वो भारत के शिक्षा सचिव बने और वो घिसी पिटी शिक्षा नीति हमारे आज तक लागू रही और इसी कारण हम जो है और उस आधार पर हम आगे उतने अच्छी तरह से बढ़ नहीं पाए, क्योंकि बहुत सारे जो विदेशों में जो आज शिक्षा का स्तर है वहां तक अभी हम शायद पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। जो भी विदेशों में अच्छी चीजें हैं वो हमारे बीच में आए और वो हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो, तो तभी जाकर के हम जो आज विस्फोटक शिक्षा नीति, शिक्षा के जितने भी विस्फोट हो रहे हैं, वैज्ञानिक युग है तो वैज्ञानिक युग में हमको बहुत तैयार होना पड़ेगा और सभी लोग डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, सभी वैज्ञानिक नहीं बन पाएंगे, सभी कृषक नहीं रह पाएंगे, तो सब प्रकार की एक शिक्षा नीति बननी चाहिए जिसमें भारत का प्रत्येक नागरिक स्वावलंबी बने और उसके अंदर स्वावलंबन का भाव जगे और उसका अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम जगे। तो ऐसी शिक्षा हमारी होनी चाहिए और उसमें हमारे जो जीवन मूल्य हैं, जीवन मूल्यों का हम ठीक प्रकार से अध्ययन कर पाए, हमारे जो भविष्य, क्योंकि जो प्राइमरी एजुकेशन है वहां पर माँ एक बहुत अच्छी भूमिका निभाती है, जो यहाँ पर जो मातृशक्ति है उसका प्रतिनिधित्व अधिक होना चाहिए। और क्योंकि आज के परिवेश में हम देख रहे हैं कि हमारे बोलचाल में और मातृशक्ति के बोलचाल में भारी परिवर्तन है, इसलिए मैं एक सुझाव देना चाह रहा हूं कि मातृशक्ति को इसमें अधिक से अधिक सम्मिलित किया जाए और जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो शिशु वाटिका है, जो आंगनबाड़ी है, इनमें बच्चों को जो खेल खेल में हम शिक्षा दे सकें और बहुत जरूरी है कि हम खेल खेल में उनको बहुत सारी चीजें सिखाएं और उसके बाद हम विषय में आए, फिर हम व्यावसायिक शिक्षा में आए और धीरे धीरे हम शिक्षा और प्रशिक्षण का भी हमारे लिए मतलब ऐसे संसाधन आए तो जिससे हम स्वावलंबी बने, स्वाभिमानी बने। ऐसा मेरा सुझाव है इस नई शिक्षा नीति के तहत। और बहुत अच्छा सरकार ने विचार किया, धीरे धीरे ये 1986 से इसमें परिवर्तन आने शुरू हो गए थे और लगभग इतना समय तो इसमें लग गया। 86 के बाद 14 और 2020 34 साल पूरे हो चुके हैं। उससे पहले की शिक्षा व्यवस्था में जो भी परिवर्तन हुए वो देश के अनुकूल वो भी हुए होंगे, लेकिन इस समय वर्तमान में जो शिक्षा नीति है और जो भी परिवर्तन लाने की योजना माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी ये शिक्षा नीति के विषय में तय हुआ है वो हमारे बीच में, समाज के बीच में आ रहा है और वो भावी भारत के निर्माण में एकदम सहायक सिद्ध होंगे। ऐसा पाठ्यक्रम जो कि हमारे संस्कार के अनुकूल हो, हमारा जो यहाँ का नागरिक है वो शिक्षा लेकर के कहीं विदेश में जाता है तो विदेश से हमारा मार्गदर्शन तो करता है, लेकिन देश के प्रति उसका स्वाभिमान कितना रहता है, वो विदेश में जाकर बसना शुरू कर देता है। तो ऐसी शिक्षा नीति हमारी होनी चाहिए जो राष्ट्र के अनुकूल हो, संस्कृति के अनुकूल हो, सभ्यता के अनुकूल हो। तो उसमें बहुत सारे बिंदुओं को जोड़ने की आवश्यकता है। हम आज भी अदब करते हैं, लेकिन आज जो शिक्षा जगत में है वो अदब का भाव कम होने जा रहा है। और जब हम पढ़ते थे तो माँ एक ऐसी ज्योति है जो बालक को उसको उसके मुकाम तक पहुंचाती है और वो जगाने का काम से प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक का उसकी दिनचर्या निर्धारित करती है। हमें याद है हम पढ़ते थे, उठो लाल आंखें खोलो पानी लाई, हुम मुंह धोलो बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झोले, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा थी सुंदर, नब्बे न्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई, भोर हुआ सूरज उगाया, जल में पड़ी सुनहरी छाया, ऐसा सुंदर समय न खो मेरे प्यारे अमृत सो। तो माँ का जो माता और पिता जो प्रथम पुस्तकें हैं उनका भी शिक्षण प्रशिक्षण होना चाहिए। उनकी शिक्षा उत्तम होगी तो बच्चे शिक्षा में रुचि लेंगे, उनका आदर करेंगे। आज की जो शिक्षा नीति, आज जो शिक्षा है जो चल पड़ी है वो विज्ञान के युग में हम लोग प्रस्थान कर चुके हैं और बिना विज्ञान के कुछ होगा भी नहीं। और विज्ञान के युग में हमको पूरे विश्व के साथ जूझना भी है, संघर्ष भी करना है, हमें सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से मजबूत भी होना है। तो मेरा तो ये सुझाव होगा कि हम अपने मानबिंदु के भी का भी संरक्षण कर सकें, अपनी संस्कृति का संरक्षण कर सकें, अपने महापुरुषों का जो आदर्श है उनको भी हम पढ़ें, उनके आधार पर हम अपने राष्ट्र की शिक्षा नीति को तय करें।
तो बेहतर यही होगा जी कि जो व्यावसायिक शिक्षा है उस पर विशेष रूप से, क्योंकि देश स्वावलंबी बने, तो देश को स्वावलंबी बनाने के लिए कक्षा 6 से लेकर के वो व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, और जिससे कि वो 10वीं क्लास के बाद कहे कि मैं वो अपना जो व्यवसायिक है, विषय है, उसके आधार पर मैं अपना रोजगार अपने आप चुने। तो इस प्रकार की शिक्षा नीति रीति बनेगी तो मैं समझता हूँ कि देश के हित में होगा। और जो बेरोजगारी या जो आंदोलन खड़े होते हैं, तो बच्चे को एक ऐसी दिशा मिल जाए हाई स्कूल पास होने तक, तो जी वो अपने आप में पैर में खड़े हो गए और वो घर से भागे नहीं, कहीं दूर देशों में जाने की आवश्यकता नहीं, उसको अपने ही घर में सब रोजगार प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार की व्यावसायिक शिक्षाओं का प्रादुर्भाव हो, उसमें पाठ्यक्रम में वो सम्मिलित हो, तो ये बेहतर यही होगा कि हम एक अच्छे देश को अच्छा बना पाएंगे। ऐसा मेरा समझ। हमने तो बहुत कुछ देखा है, बहुत ऐसा कालखंड देखा है जहां बहुत सुविधाएं नहीं थी। हम तख्ती में लिखते थे, जी उसमें कमेंट की स्याही होती थी, और उस युग से आज हम कंप्यूटर के युग में हैं और स्मार्ट फोन के युग में हैं। तो हमारे जो अधिकारी हमको आज 5-6 साल पहले से हमको अवगत करा रहे थे कि आपको इसके लिए तैयार होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। तो हमें लगता था कि हम कर तो बहुत कुछ रहे हैं। तो आज ऐसा संकट काल आया, इस कोविड काल में मुझे बहुत परसों मुझे सानिध्य मिला माननीय क्षेत्रीय प्रदेश संगठन मंत्री जी का, माननीय भुवन जी का। तो उनके सामने भी मैंने ये बात रखी, भाई साहब मैंने कहा आपने ये बहुत अच्छा विषय रखा था, हम उन दिनों समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन बहुत अच्छा काम इस समय हमें तत्काल ऐसे हमारे पास कुछ योग्य शिक्षक थे जिन्होंने इस चीज को पकड़ लिया तुरंत, और जी हम इस समय जी अपने विद्यालयों को यथावत स्टेब्लिश किए हुए हैं। तो जी उनका सब बहुत इसी बिंदु महत्वपूर्ण को मैं आपके आगे मार्गदर्शन लेकर रहा। चलता हूँ। और जी जी इसी बिंदु को मैं आगे लेकर चल रहा हूँ, जो आपने कहा कोविड की जो ये महामारी अभी गई है, जी जी इसमें हमने देखा कि हमें एकदम से टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ा, ऑनलाइन शिक्षा का। जी जी आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ा इस समय, वर्तमान समय में, जब आपने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, बच्चों को घर पर पढ़ाने की सुविधा दी, तो आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? समस्याएं तो ऐसा है कि आई, लेकिन तुरंत जो है, जैसे मैंने बताया कि हमारे पास एक मेन पावर, जो हमारे पास अच्छी मेन पावर थी, हमारे जी पास कुछ बहनें बहुत योग्य थी और कुछ आचार्य बंधु बहुत बड़े योग्य थे। तो उनको हमने ये जिम्मा सौंपा कि हमने भैया इसको तुरंत लागू करना है, और धीरे 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 सब इसके साथ जुड़ते चले गए। और स्टाफ ने तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। साथ ही अभिभावकों ने भी हमको बहुत सहयोग किया है, ऐसा नहीं, जी लगभग लगभग सारे अभिभावक हमसे जुड़े। और कुछ समस्याएं ये आई कि उनके पास आर्थिक संसाधन न होने के कारण बहुत लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं थे, तो सामान्य जी फोन थे। तो ऐसे दिक्कतें आई यो, और उनका धीरे धीरे करके कुछ इस प्रकार का समाधान करते चले। और मैं समझता हूँ कि आर्थिक संसाधनों, अब हमारे पास ऐसे ऐसे लोग थे जो दैनिक मजदूरी भी करते हैं और अन्य प्राइवेट संस्थानों में कार्य करते हैं, तो उनके पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे अब सब लोग जागरूक हो रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी जो शिक्षा है, ये इसमें समस्या तो रही और आगे भी समस्याएं, ऐसा नहीं कहा जा सकता समस्या नहीं आएंगी, लेकिन बार बार हमारे ये विद्यालय परिवार में समय समय पर हमारी मीटिंग होती है, बैठकें होती हैं। हम सतत जो है समाज के साथ जुड़े हुए हैं, अभिभावकों के साथ जुड़े हुए हैं, बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं, और कठिनाई तो रहेगी, लेकिन इस कठिनाई का निदान के लिए यही है कि आप सब बधाई के पात्र हैं। आपने इतना 2 वर्ष पहले मैंने देखा कि शिवाजी नगर में आपने जो कार्यक्रम दिखाया था, गरुड़ में आपने कार्यक्रम दिखाया था, तो वो भी हमारे लिए प्रेरणादायी रहा। तो धीरे धीरे करके हमने सोचा कि इस कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हमने यहाँ पर स्मार्ट क्लास शुरू हुई और उसमें कुछ प्रोजेक्ट दिखाए, तो बाहर के लोगों को भी लाए, अधिकारी भी आए, उन्होंने भी निरीक्षण किया। तो धीरे धीरे एक प्रेरणा आप सब लोगों के द्वारा दी गई, तो हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सफल हुए हैं। और धीरे धीरे जी हम इन जो भी कठिनाई आएगी, मैं समझता हूँ कि हमारे पास जो मेन पावर है हमारी, वो मेन पावर को थोड़ा सा उत्साहित होने की आवश्यकता है, और
ताकि हम उन समस्याओं का समाधान भी कर सकें। और आएगी समस्याएं तो अभी भी रहेंगी, ऐसा नहीं कहा जा जी सकता कि समस्या नहीं है। जी, तो आपने बताया कुछ जो कोविड के समय कुछ प्रॉब्लम हुई, तो अगर रिसोर्सेज की थोड़ी रही, संसाधनों की थोड़ी रही, परंतु उसको ओवरकम किया हमारे अध्यापकों ने, क्योंकि उनके पहले से प्रशिक्षण हुए, सब तो चीजें हुई। अंतिम प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। बहुत बहुत बधाई दूंगा मैं अपने कि जो हमारे पास बहनें हैं और आचार्य बंधु हैं, हमारे जी बहुत एक्टिव हैं, और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिन्होंने इस कोविड काल में बहुत अतुलनीय कार्य किया है। जी मैं जी आपके सामने करूंगा, उनको तो अब क्या कहूंगा, लेकिन जी मेरी टीम है, उस टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी। भैरव जी, अंतिम प्रश्न मेरा जी। कि अब नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर बात हो रही है। टेक्नोलॉजी को आपने देखा है, और हम लोग भी जो हम सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं या एप्लीकेशन पर काम कर रहे हैं, उसमें भी अब बदलाव करने हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देखते हुए। तो जी। आप टेक्नोलॉजी को आपने जो उपयोग भी किया है, महसूस भी किया है, तो जी। आप क्या चाहते हैं कि क्या परिवर्तन होने चाहिए आज के समय में टेक्नोलॉजी में, और क्या जुड़ना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? क्या और एडिशन हो? टेक्नोलॉजी, यह जैसे वेबसाइट के माध्यम से आप सभी तरह के जो मैंने कहा ना, 2 साल पहले आपने हमको एक नुक्कड़ नाटक दिखाया था जी शिवाजी नगर में। आप आए थे अल्मोड़ा में, और गरुड़ में भी आपने वो उसको दिखाया था। तो इसके माध्यम से छोटे छोटे नाटक और जी वीडियो फिल्में और जितने भी मतलब, जैसे मैं प्रातःकाल एक वो आती है हमारे दूरदर्शन में, तत्सुम नाम उनका नाम है, ये तत्सुम। जी तो वो सुनाती थी कि चुलबुली फिल्म में चटपटी गपशप, चुलबुली फिल्म में चटपटी जी गपशप। तो वो एक बहुत बढ़िया ढंग से कहानी को चित्रांकित कर देते हैं, सामने रख देते हैं बच्चे के, समाज के सामने। तो हमें जो हमारे पास जो मेन पावर है, एक तो जो हमारे पास दक्ष अध्यापिकाएं हैं, बहुत एक्टिव अध्यापिकाएं हैं, उनको एक प्रकार का विषय देना पड़ेगा कि आप इस दिशा में बहुत अच्छा कार्यक्रम कर सकते हैं। उनको उत्साहित करना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा उनका मनोबल बढ़ाना पड़ेगा, उनको पुरस्कृत भी करना पड़ेगा कि जो इस दिशा में छोटे छोटे नाटक लिखें और छोटे छोटे कहानियां लिखें, और उसके माध्यम से बच्चों को प्रोजेक्ट के माध्यम से हम पहुंचाएं, वेबसाइट के माध्यम से पहुंचाएं। तो बेहतर ये होगा कि शिक्षा रुचिकर बनेगी। शिक्षा अगर रुचिकर बनेगी तो हम इस दिशा में आगे बढ़ते चले जाएंगे, और जितने हम शिक्षा को रुचिकर बनाएंगे, उतना लाभ हमको, हम समाज को दे पाएंगे। और आप के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये सबका प्रदर्शन है। भारती का जो कार्य है, जो हमारा लक्ष्य है, हमें तो ये बार बार हम अपने लक्ष्य में कहते हैं, हमें इस प्रकार की शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना है, जिससे एक ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण हो सके जो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक, प्राणिक, इन सभी विषयों में खरा उतरे, जो वर्तमान समय की चुनौतियों को चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक कर सके, जो झुग्गी झोपड़ी में निवास करने वाले लोगों तक अपनी बात को रख सके। इस प्रकार का सक्षम नागरिक खड़ा हो, ताकि वो हर चुनौती का सामना करके एक समरस राष्ट्रीय जीवन को जीने का कार्य करे और राष्ट्र को आगे बढ़ाने का कार्य करे। इस प्रकार का चिंतन तो विद्या भारती जी ने पहले ही दे दिया हमको, हम तो तैयार हैं ही हैं। आपकी जी तरफ से जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम दिए जा रहे हैं, वो हमारे बंधु बखूबी उसको कर रहे हैं, और जितना भी जी आप नया संशोधन कुछ करेंगे, मैंने जैसे कहा कि बहनें जो हैं और इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रही है, जी क्या कि वो रचनात्मक, उनका हर समय वो रहता है। तो उनको जी ये कुछ राष्ट्रीय स्तर में, कुछ प्रांतीय स्तर में, कुछ जिला स्तर में ऐसी बहनें चयनित की जाए जिनके दिमाग बहुत तेजी के साथ चलता है, और ये काम जो है भैया बहनों के लिए, छोटे छोटे शिशुओं के लिए प्राइमरी स्तर में वो बहुत अच्छा पाठ्यक्रम योग है। जैसे हमारे पास 5 विषय हैं विद्या भारती में: शारीरिक, संस्कृत, शारीरिक, योग, नैतिक,
ये इन सब विषयों पर भी वो अच्छा एक पाठ्यक्रम बना सकें, गीत के माध्यम से, कहानी के माध्यम से। ये शिक्षा में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी ये बिंदु वहां पर आने चाहिए। इन पर बहुत अच्छी तरह से अगर ये होगा तो तभी हम राष्ट्र की जो बात करते हैं, जो राष्ट्र तो एक विचार है हमारा बहुत बड़ा, तो उस राष्ट्र की कल्पना को हम साकार तभी कर पाएंगे जब हमारे पास इन सारे विषयों का चिंतन होगा, और हमारे पास जो मेन पावर है, उस मेन पावर को हमने पहचानना पड़ेगा। उसका शिक्षण प्रशिक्षण समय समय पर हमको देते रहना पड़ेगा। और आगे हम लोग तो अब जैसे 2 साल हम रहेंगे, 3 साल रहेंगे, नई जो एक टीम है वो बढ़िया बनेगी, तो एक अच्छा राष्ट्र के लिए एक अच्छा वो कहना चाहिए कि संसाधन, मानवीय संसाधन वो हमारे पास पर्याप्त हो जाएंगे। जी जी जी। तो आपने मूल कहा कि कुछ कंटेंट के ऊपर और प्रशिक्षण, इन चीजों को बढ़ाया जाए। जी हाँ, एक ये भी करूंगा कि शिक्षक जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हो रही है, इसमें शिक्षक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसका वो ऐसा, मतलब ऐसा शिक्षक हो, जैसे सफेद धोती है, सफेद धोती में कहीं पर भी एक छींटा पड़ जाता है तो फिर जो है उसका बहुत बड़ा वो हो जाता है। तो ऐसा मास तैयार होना चाहिए अब जी। तब जाकर के हम अपना जो राष्ट्र है उसको हम आगे बढ़ा पाएंगे। क्योंकि चाणक्य जैसा शिक्षक, जैसे मैंने छोटी कविता आपको सामने रखने का प्रयास किया है, मैंने अपने मन से बनाई है आज। जी जी जी। शिक्षा का स्वरूप। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि शायद आपके पसंद आए तो ठीक है, जो भी है नहीं, आप मुझे नहीं, फिर नहीं। मार्गदर्शन दे रहा। जी। शिक्षा का स्वरूप सहज और सुलभ शिक्षा हो, सहज और सुलभ शिक्षा हो, घर घर शिक्षित प्रशिक्षित हो, घर घर शिक्षित प्रशिक्षित हो, घर में हो या बाहर हो, घर में हो या बाहर हो, खेल खेल में शिक्षा हो, घर में हो या बाहर हो, खेल खेल में शिक्षा हो, मंदिर संघ में, मंदिर जो हमारे हैं मठ है, उनके साथ भी एक गुरुकुल हो, मठ मंदिर संघ में गुरुकुल हो, मातृभाषा का बढ़े मान, मातृभाषा, क्योंकि आज मातृभाषा में माँ, माता पिता, तो अब बहुत कम लोग कहते हैं मम्मी पापा, दादा दादी, क्योंकि और शिक्षित शिक्षा जो और जो चीजें है वो सब गौड़ जैसे हो गए। इसलिए मातृभाषा में हम शिक्षित जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको महत्वपूर्ण स्थान दिया है सरकार ने, बहुत अच्छी बात है। और प्राइमरी एजुकेशन मातृभाषा में ही होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। फिर से ऐसी गंगा निकले, फिर से ऐसी गंगा निकले, मानव उर का तम हर ले, फिर से ऐसी गंगा निकले, मानव उर का तम हर ले, शिक्षक मन तन से प्रकाशित हो, शिक्षक मन तन से प्रकाशित हो, जिसमें ममता क्षमता का भाव भी हो, जिसमें ममता क्षमता का भाव भी हो, शिक्षक चाणक्य से विद्वान भी हो, शिक्षक चाणक्य से विद्वान भी हो, शिक्षक ऐसा जिसमें कोई दाग न हो, शिक्षक ऐसा जिसमें कोई दाग न हो, शिक्षा की ऐसी बयार बहे, शिक्षा की ऐसी बयार बहे जैसे बसंती बयार बहे, शिक्षा की ऐसी बयार बहे जैसे बसंती बयार बहे, फिर से ऐसी गंगा निकले, मानव उर का तम हर ले। ऐसा मैंने अपने मन में विचार किया था, या आपके सामने मैंने बहुत सुंदर किया जी, बहुत और सुंदर जी। ऐसी बहुत सारी कविताएं मैंने तो लिखी है। मैंने भाई साहब को मैंने कहा क्या कहेंगे, अभी मैंने उनके सामने कोई विशेष ऐसा नहीं रखा। आप भाई साहब कह भी गए हैं कुछ लिखो करके, मैंने कहा प्रयास करूंगा। आप सबका सहयोग प्राप्त हुआ, आपने मुझे मौका दिया यहाँ पर बोलने का, तो आप सबके सामने मैंने जो विषय रखा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपके सभी विचार हमने नोट किए हैं और निश्चित ही हम कोशिश करेंगे कि इसको कैसे हम इम्प्लीमेंटेशन करें। आपने अपना बहुत मूल्यवान समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार।